नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो 10th क्लास के अंदर होके भी एनएसईपी या एनएसईसी का एग्जाम देते हैं। ठीक है, एग्जाम की डेट्स बता दूं बेटा। एग्जाम की जो डेट है वो आपके पास बेटा कुल मिला के 216 नंबर का ये पेपर होगा। बेटा एनरोल कैसे करना है? बेटा एनरोल आप फीस जमा कराने की लास्ट डेट होमी बाबा रिसर्च सेंटर है वो ये एग्जाम कराएगा। जिस किसी बच्चे के नंबर 104 या उससे अगर ज्यादा है, हम बोलते हैं कि उनका राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इवन मेरे ख्याल से तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये बहुत ही हार्ड कॉम्पिटेटिव स्टेट्स। ये हमने गोल्ड जो था ये टाई हुआ था हमारे बीच में, चाइना के बीच में, कजाकिस्तान के बीच में, रशिया, साउथ कोरिया और ताइवान के बीच में ये टाई हुआ था। हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कॉम्पिटिशन। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के अंदर हैं उन सभी बच्चों ने डिफरेंट ओलंपियाड्स के बारे में बातें सुन रखी होंगी। जो क्लास 8th 9th 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए एनएससी जीएस का ओलंपियाड होता है, जूनियर साइंस का ओलंपियाड होता है। और जो बच्चे 11th और 12th क्लास में उनका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड भी होता है। ये सारे के सारे ओलंपियाड्स को मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाह रहा हूं। इसमें ऑफ कोर्स मैं मैथ्स ओलंपियाड के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इन सब के ओलंपियाड की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो सेम है, इसलिए मैं सारी बातें इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता हूं। खास तौर से मेरे जो कंपटीशन के बच्चे हैं और जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनसे मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो ओलंपियाड का एग्जाम जरूर दें। ओलंपियाड के एग्जाम के अपने काफी सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ऑफ कोर्स ये है कि जो भी आपका पीयर ग्रुप है, जिन लोगों के साथ आपको एक्चुअल में compete करना है, चाहे जेई के लिए चाहे नीट के लिए, उन बच्चों के साथ आप एक्चुअली कंपैरिजन कर सकते हो कि मैं एग्जैक्टली कहां पर खड़ा हूं। दूसरा, कई कॉलेजेस ऐसी हैं जो ओलंपियाड के स्कोर को भी कंसिडर करती है। बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपके ओलंपियाड की जो परफॉर्मेंस है उसको भी कंसिडर करती है। उस एग्जाम में आपका एमएस स्कोर कैसा है उसको कंसिडर करती है। आपने उसमें एमएस क्लियर कर रखा है, एमई क्लियर कर रखा है, नहीं कर रखा, उसको भी कंसिडर करती है। अपने इंडिया के अंदर भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब कॉलेजेस हैं जो इसके स्कोर को कंसिडर करती है एडमिशंस के अंदर। तो जो पीयर ग्रुप है उसके साथ कंपैरिजन वाला फायदा भी है आज के दिन, और साथ साथ एडमिशंस के अंदर भी कई जगह हेल्प मिलती है। और जो खास तौर से बच्चा बहुत तेज है, बहुत शार्प है, जिसकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है, वो तो ऑब्वियस बात है कि जिसका साइंस के प्रति या फिर मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके प्रति अच्छा खासा लगाव है, तो वो ऑफकोर्स दिखाना चाहता है क्या, और वो देखना भी चाहता है एग्जैक्टली मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो उस बच्चे का एग्जाम जरूर देना चाहिए। सो मेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 12th क्लास तक के जितने बच्चे हैं वो ये एग्जाम जरूर दें। कौन सा ओलंपियाड देना है वो आप अपनी इच्छा के हिसाब से, कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं ए टू जी बेटा सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। जो ओलंपियाड का पहला राउंड है उसको आप एनएससी कह सकते हो, है ना, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, जो सेकंड राउंड होगा उसे हम आईएनओ कहेंगे। ठीक है, रफली बेटा आप मान के चलो कि 2 ही राउंड है। जो बाकी राउंड है वो सारे के सारे बेटा कैंप वाले राउंड है। ठीक है, एग्जाम वाले राउंड तो अपने इंडिया के अंदर ये 2 ही है। एनएससी जैसे मैंने कहा कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, ये हमारा एक तरीके से पहला राउंड है। ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स जो है ना, वो एक एसोसिएशन है जो सारा एग्जाम कराती है। सारी ओलंपियाड्स बेटा ये आईएपीटी ही कराती है, चाहे वो बायो का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। हाँ, उसमें वो ऑफकोर्स बेटा जैसे एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स या फिर एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन बायोलॉजी साइंस, उनका यूज उनके साथ थोड़ा तालमेल बैठा लेती है बायो का और केमिस्ट्री का ओलंपियाड कराने के लिए, लेकिन मेन जिम्मेदारी वो आईएपीटी की ही रहती है। ऑफ कोर्स बड़ा पर्पस क्या है कि जो अगले राउंड्स के अंदर जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड वगैरह है उनके अंदर कौन रिप्रेजेंट करेगा उसको छांटने का पहला स्टेज है। ऑफ कोर्स ये उसकी प्रक्रिया, जो उसका पर्पस है बट ऑफ कोर्स ये। और जो नोडल एजेंसी है, जो मेन एजेंसी है, वो बेटा टीआईएफआर मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, और बेटा होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, इनका मेन जो नोडल एजेंसीज है ये दोनों है। जो फाइनल बेटा आपके जो कैंप वगैरह होते हैं वो होमी भाभा वाले सेंटर के अंदर ही होंगे। जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट राउंड है वो एनएससी नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है। उसमें अगर आप मान लो कि फिजिक्स का अगर ओलंपियाड होगा तो उसको हम बोल देंगे एनएसईपी, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। इसी तरह से एनएसईसी, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री। सिमिलरली बेटा इन बायोलॉजी, इन एस्ट्रोनॉमी एंड ऑफ कोर्स इन जूनियर साइंस। जूनियर साइंस बेटा ऑफ कोर्स आपके जो 8th 9th 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, और ये जो एग्जाम है ये आपके 11th और 12th वाले बच्चों के लिए है। हालांकि मैं ऐसे बच्चे भी जानता हूं जो भी 10th क्लास के अंदर और उसके बाद एनएसईपी का एग्जाम लिख रहे हैं। उन बच्चों के साथ मैं कांटेक्ट में भी हूं, है ना। वो बच्चे बड़ा ऑफ कोर्स है ना इसलिए एग्जाम देना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि सर मैं अगले साल 11th के अंदर मैं ना अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, मैं इस साल 10th क्लास के साथ देखना चाहता हूं मैं कितना फाइट कर सकता हूं। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो 10th क्लास के अंदर होकर भी एनएसईपी या एनएसईसी का एग्जाम देते हैं। ठीक है, मैं सिलेबस के बारे रफली बोल दूं कि बेटा एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईबी, एनएसईए जो है ये सारे के सारे क्लास 12 तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी इनमें इन्वॉल्व रहेंगी। जैसे एस्ट्रोनॉमी के अंदर बेटा ऑफ कोर्स फिजिक्स और मैथ्स चाहिए, और साथ साथ के अंदर ना क्या कहते हैं बेटा, है ना, कुछ एलिमेंट्री
एस्ट्रोनॉमी भी चाहिए, है ना, कि ना नाइट में स्काई कैसी होती है, ठीक है, डे एंड नाइट कैसे होते हैं, सोलर इक्लिप्स कैसे होते हैं, मून इक्लिप्स कैसे होता है, जो अर्थ का टिल्ट होना है उसके कारण क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, इन बातों का भी आइडिया उससे होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर कोई बच्चा अगर एस्ट्रोनॉमी में देखना चाहे कि सर किस तरह के सवाल होते हैं, तो अपनी i.competition जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपने सारे के सारे पेपर एस्ट्रोनॉमी के डाल रखे हैं, और लेवल 1 के भी डाल रखे हैं, NSEE के डाल रखे हैं, और आगे वाले राउंड्स के भी डाल रखे हैं विद सॉल्यूशंस। मैं लास्ट में सिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा कि उनको कैसे देखना है, ठीक है। और जो 10th क्लास तक के बच्चे हैं उनके NSE GS का एग्जाम होता है। हालांकि बेटा बोलने के लिए ऑफ कोर्स उन्होंने ब्रोशर में लिखा हुआ है कि क्लास 10 तक के लेवल का होता है, लेकिन सवाल वो अच्छे ही पूछते हैं। जैसे मैं तो चेक भी कर रहा था कि जो सवाल NSE GS के अंदर पूछ रखे हैं बड़े लेवल के सवाल पूछ रखे हैं, 11th और 12th क्लास के कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ ही जाते हैं। जैसे NSE GS की जो बायो है ना, उसके सवाल जो होते हैं ना वो अच्छे खासे 11th और 12th क्लास की बायो वाले सवाल होते हैं, ठीक है। NSE GS के अंदर ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स नहीं आती ना, उसमें अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ही मेन रहेगी। इसमें फिजिक्स आएगी, इसमें केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी, और इसमें ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉमी कुछ पॉइंट्स। और NSE GS में ऑफ कोर्स बड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आएंगे, साइंसेस आएंगे, मैथ्स उसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। ये बड़ा 10th के लिए है, ये रफली आप ऐसे कह सकते हो 11th और 12th वाले बच्चों के लिए। एग्जाम की डेट्स बता दूं, बड़ा एग्जाम की जो डेट है वो एस्ट्रोनॉमी वाला जो एग्जाम है ना वो 21 नवंबर को 2:30 से लेके 4:30 बजे के बीच में 2-2 घंटे के एग्जाम। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और जूनियर साइंस के जो ओलंपियाड है वो सारे के सारे 22 नवंबर को है ना, और वो सारे के सारे बड़ा 22 नवंबर को। टाइमिंग मैंने यहाँ पर लिख रखी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम ऐसे हैं जो सेम टाइम पे है। बड़ा कौन से NSE GS और NSEB, ये दोनों सेम टाइम पे हैं, बाकी बड़ा ऑफ कोर्स अलग अलग टाइम पे है। तो इसलिए कोई बच्चा चाहे तो मोर देन 1 एग्जाम भी दे सकता है। कोई बच्चा बोलते हैं कैसे मैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों के ओलंपियाड देना चाहता हूं, बड़ा बिल्कुल दे सकते हो। संडे 22 नवंबर को बड़ा पहले आप फिजिक्स दे देना 8:30 से लेकर 10:30 तक, और फिर केमिस्ट्री का दे देना बड़ा आप 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक। आपको एक ही सेंटर मिल जाएगा और आप वहीं पर बड़ा आराम से एग्जाम दे सकते हो, नो इश्यूज। सिर्फ और सिर्फ सेम टाइम पे कौन से हो गए, NSEB और NSE GS, ये दोनों सेम टाइम पे हो गए, बाकी कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सेम सेंटर मिल जाएगा, सो बेटा मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा खासा बड़ा अभी भी समय बचा है, तो मेरे बच्चे अगर मान लो कि अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कौन कौन अपीयर हो सकता है? जो हमारे NSEP, NSEC, NSEB और NSEE है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और एस्ट्रोनॉमी का है, उनके लिए बेटा ऑफ कोर्स इंडियन होने चाहिए। इसमें क्लास का इशू नहीं है कि कौन सी क्लास में, डेट ऑफ बर्थ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2007 से लेकर बेटा 30 जुलाई 2012 के बीच में जो पैदा हुए जो बच्चे हैं, ऑफ कोर्स दोनों डेज इंक्लूड करते हुए वो बच्चे इसके अंदर एलिजिबल हैं, लेकिन वो ड्रॉपर नहीं होने चाहिए। बहुत ही क्लियर बोलूं, ड्रॉपर नहीं चलेगा ना। ऑफ कोर्स बेटा ये ना इंडिया के अंदर रहने वाले होने चाहिए, और क्लास 12th जो है वो 30 नवंबर 2026 से 26 से बाद में ही उसकी पास होनी चाहिए। मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th बिफोर 30 नवंबर 2026। 30 नवंबर 2026 के बाद में बेटा उसकी क्लास 12th होनी चाहिए। उससे पहले तो ऑफ कोर्स कौन से हैं जिन्होंने अभी मई जून के अंदर 2026 के अंदर क्लास 12th पास किया तो ड्रॉपर हो गए, वो बच्चे ऑफ कोर्स ये वाला एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। इन्होंने बड़ा एक पॉइंट और भी लिखा है कि जो बच्चे NSE GS दे रहे हैं वो ये वाला एग्जाम नहीं दे सकते। ऑल्दो मैंने ऐसा नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे देते हैं, बट मेरे ख्याल से वो शायद आगे रिजल्ट में कंसीडर ना करें। एक्सपीरियंस के लिए शायद मेरे ख्याल से बच्चा कोई देना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मना नहीं करेंगे, बाकी लेट्स सी। NSE GS वाले जो बच्चे हैं ऑफ कोर्स इंडियन होने चाहिए, इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए ऑफ कोर्स। डेट उसकी जो अगेन एलिजिबिलिटी क्या है, 8th का बच्चे भी दे सकता है, 9th का दे सकता है, 10th का दे सकता है, तो क्लास इशू नहीं है। इशू क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2013, मतलब इन 2 साल के बीच में जो बच्चे पैदा हुए ना, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो 8वीं का हो, चाहे 9वीं का हो, चाहे 10वीं का हो। सिलेबस वो बोलते हैं कि 10वीं तक का होगा, लेकिन बेटा 11th 12th के कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे खासे आते हैं। ऑफ कोर्स बेटा इंडिया के अंदर होना चाहिए, और इन्होंने साफ साफ बोल रखा कि NSE GS जो एग्जाम देंगे वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड नहीं दे सकते, उन्होंने ऐसा बोल रखा है। कितना इंप्लीमेंट करते हैं आई डोंट। नेक्स्ट इज एक बड़ा पेपर में, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, पेपर का पैटर्न बेटा लगभग एक जैसा रहेगा। पेपर में 2 पार्ट आएंगे। पार्ट ए में सिर्फ और सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और ये विद नेगेटिव मार्किंग होंगे। इसमें 48 क्वेश्चंस बेटा आपके पास रहेंगे। हर सवाल आपके पास 3 नंबर का होगा, गलत होगा तो ऑफ कोर्स आपके पास -1। 4 ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट होगा। ऑफ कोर्स बेटा 48 × 3 बेटा आपके पास 144 मार्क्स होंगे। ये पार्ट ए हुआ। फिर पार्ट बी, ये ऑफ कोर्स बेटा कई जो खास तौर से 10th क्लास तक के जो बच्चे ना उनके लिए नया है ना। 12th तो जो बच्चा पढ़ लेता है ना, खास तौर से जो जेईई की प्रिपरेशन करता है उसको आदत होती है, लेकिन बेटा जो बच्चे खास तौर से नीट वाले बच्चे हैं या फिर जो बच्चे 10th क्लास तक के बच्चे, उनके लिए पार्ट बी थोड़ा सा नया हो सकता है। और उसमें क्या है कि मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है। 12 सवाल आपसे मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन मतलब कि A, B, C, D 4 ऑप्शन है। A भी सही हो सकता है, B भी सही हो सकता है, C भी सही हो सकता है, तो आंसर क्या होगा? A B C हो। अगर आपने A B C D लगा दिया आपको 0 मिलेगा, आपने A B लगा
लगा दिया तब भी 0 मिला दिया। ABC अगर आपने लगाया तो आपका सही। मान लो कोई सवाल है उसमें आंसर लेट से A और D है तो आपको A और D ही लगाना है टिक। अगर आपने A लगा दिया 0 मिलेगा, D लगा दिया 0 मिलेगा, A और D मिलाओगे, A और D दोनों लगाओगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये आपके मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चंस वाले हैं। और बेटा इसमें हर सवाल जो है वो 6 नंबर का है बेटा, 12 × 6 72 नंबर है, 144 बेटा, ये 72 बेटा मार्क्स बेटा, ये आपके पास कुल मिला के 216 नंबर का ये पेपर होगा। ये पार्ट 2 है। इसकी खास तौर से बेटा जो बच्चे बायो वाले हैं और जो NSE GS वाले बच्चे हैं वो खास तौर से प्रैक्टिस करें। जेई वाला बच्चा बेटा ठीक है, इनके लिए इस तरह के सवालों के साथ पहले से हैबिचुअल होता है। अगेन बेटा ये वाले सवाल आपको कहां मिल जाएंगे? जो पुराने सवाल है वो सारे के सारे अपनी i.competition की ऐप और वेबसाइट पे सारे के सारे पड़े हैं। कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। लैंग्वेज बेटा NSEB और NSEA एस्ट्रोनॉमी और बेटा बायोलॉजी ये हिंदी और इंग्लिश में ही होंगे, है ना। और बेटा NSEP NSEC और NSE GS जो है ये हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, बंगला, तमिल और तेलुगु के अंदर होंगे। हालांकि इसमें बेटा एक ऑप्शन और भी होता है कि ना, जैसे मान लो कि लेट से कि ना NSEB या NSE के लिए, है ना, तमिल के 300 बच्चे मान लो कि लेट से एक साथ कह दें कि हम एग्जाम देना चाहते हैं तो वो तमिल के अंदर भी कर देंगे, है ना। लेकिन वो अगेन स्कूल लेवल बात होगी, अपने पर्सनल लेवल बात नहीं होगी। आप रफली मान के चलें कि ये लैंग्वेज रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है बेटा एनरोल कैसे करना है? बेटा एनरोल आप स्कूल के थ्रू भी कर सकते हो। 300 रुपए पर सब्जेक्ट है। जैसे मान लो सिर्फ मैं NSEP देना चाहता हूं तो 300 रुपए लगेंगे। मैं NSEP और NSEC दोनों देना चाहता हूं तो मेरे 600 रुपए लगेंगे। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी तीनों देना चाहता हूं, मेरे 300 × 3 900 रुपए लगेंगे। आप स्कूल के थ्रू बेटा करना चाहो बेटा एनरोल कर सकते हो, ठीक है। हालांकि बेटा मैंने देखा कई स्कूलों को पता भी नहीं होता कि ओलंपियाड क्या होता है क्या नहीं होता, तो उस केस में आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो www.iapt.org.in पर। इस पर आप बड़े आराम से कल से 21 अगस्त से बेटा आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, विल ट्राई टू हेल्प, ठीक है ना। मल्टीपल सब्जेक्ट बेटा कर सकते हो। एग्जाम फीस बेटा ऑफ कोर्स नॉन रिफंडेबल आपके पास रहेगी, ठीक। वैसे तो क्या होता है कि किसी स्कूल के अंदर मान लो कि 30 बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो उसी स्कूल को सेंटर बना देते हैं ओलंपियाड, ठीक है। तो ये लेकिन ये मोस्टली कौन करते हैं? जो स्कूल थोड़े से जागरूक होते हैं ना, थोड़े से मतलब लर्नेड होते हैं कि हाँ ठीक है बच्चों को ओलंपियाड कराना है वगैरह वगैरह, सिर्फ वही स्कूल करते हैं। मोस्टली बड़ा स्कूलों को पता ही नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में अगर मान लो कि 30 बच्चे अगर हो गए ना ओलंपियाड के लिए तो आपके स्कूल में सेंटर आ जाएगा। अदरवाइज कोई अच्छा स्कूल होगा आपके आस पड़ोस में जहां पर ओलंपियाड वगैरह कराते होंगे तो बेटा वहां हो, ठीक है। मैं पहले बोल दूं बेटा, स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट होगा वो 21 अगस्त से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट 14 सितंबर है, उससे पहले ही एनरोलमेंट कर देना। और बेटा फीस जमा कराने की लास्ट डेट 16 सितंबर है, बल्कि जिस टाइम एनरोल करोगे उस टाइम फीस जमा करा देना, ठीक है। उसमें 2 दिन अलग से क्यों लोगे। एग्जाम बेटा बोल चुका हूँ, एस्ट्रोनॉमी का 21 को है, बाकी सारे एग्जाम बेटा आपके 22 को है। पहले स्टेज मतलब NSE का जो रिजल्ट है वो क्रिसमस के आसपास 25 दिसंबर के आसपास आ जाएगा, उससे पहले आ जाएगा मान के चलना। जो अगला एग्जाम होगा, जो सेकंड राउंड होगा, उसकी डेट्स बेटा अभी तक आई नहीं है। रफली आप ऐसा मान सकते हो कि फेब के पहले वीक या फेब के दूसरे वीक के आसपास उसकी डेट्स आएंगी। सेकंड राउंड की जो डेट्स होंगी वो अभी तक आई नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो रफली बेटा फेब के लास्ट वीक फेब के पहले या दूसरे वीक के आसपास आपके पास रहेगा। बेटा क्या 5 स्टेजेस हैं ओलंपियाड की, मैं फटाफट समझा देता हूं। हालांकि बेटा आपको तो सिर्फ और सिर्फ NSE में ही इंटरेस्ट है, बट फिर भी एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। पहला राउंड बेटा NSE का होता है, ठीक है। लगभग 1700 सेंटर के आसपास बेटा एग्जाम इनका होगा। पहला राउंड बेटा आपका NSE का है। सेकंड राउंड जो NSE को पास करेंगे उनका सेकंड राउंड होगा, जिसे बेटा हम बोलते हैं INO, इंडियन नेशनल ओलंपियाड। पहले राउंड को क्या बोल दिया? NSE, है ना। सेकंड राउंड क्या बोल देंगे? NSO, नेशनल साइंस ओलंपियाड, ठीक है। सॉरी INO, इंडियन नेशनल ओलंपियाड। अब मान लो फिजिक्स का होगा तो INPO, केमिस्ट्री का होगा तो INCO, एस्ट्रोनॉमी का होगा तो INAO, बायोलॉजी का हुआ तो INBO। ऐसा हो जाए, क्लियर है ना। NSEO और INO ये वर्ड याद रखना। NSE कौन सा हो गया बेटा? राउंड 1। INO कौन सा हो गया? सेकंड राउंड, ठीक है। जो INO होगा जैसे मैंने कहा कि ना रफली बेटा फेब के पहले वीक के आसपास हो जाएगा, लगभग 18 सेंटर के आसपास होंगे। और ये एग्जाम जो होगा बेटा वो अगेन आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स टीचर्स थे वो नहीं कराएंगे। सेकंड राउंड बेटा आपका HBCSE मतलब जो होमी बाबा रिसर्च सेंटर है वो ये एग्जाम कराएगा। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे बेटा उनका एक कैंप लगेगा और रफली 40 के आसपास बच्चे सेलेक्ट करेंगे। ईच ग्रुप 20 बच्चे ईच ग्रुप में से, ईच ग्रुप मतलब 11th वालों का अलग ग्रुप होगा, 12th वालों का अलग ग्रुप का। तो 12th वाले में से 20 बच्चे चूज करेंगे और 11th वाले क्लास में से 20 बच्चे और चूज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 11th वाले बच्चों का जो कंपटीशन है ना वापस में, हालांकि अच्छी बात है ना, क्योंकि अदरवाइज क्या सोचता है 11th वाला बच्चा कि सिर्फ मेरा सिलेबस कम हुआ है या फिर सिलेबस चलो मैंने कर भी लिया किसी तरह से, मैं थोड़ा जागरूक था, मैं 9th क्लास से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, तो भी सर 12th क्लास वाले बच्चे के पास तो मेरे से ज्यादा समय मिला प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं बोल रहा हूं कि बेटा 20 बच्चे 11th के सिलेक्ट होंगे और 20 बच्चे आपके क्लास 12th के सिलेक्ट होंगे। रफली 40 के आसपास बच्चे ये लेंगे, 40 फिजिक्स में, 40 केमिस्ट्री में, 40 बेटा आपकी बायोलॉजी में और 40 ऑफ कोर्स बेटा आपके एस्ट्रोनॉमी के अंदर और 40 बेटा ऑफ कोर्स NSE GS के अंदर। ऑफ कोर्स NSE GS में बच्चे जो होंगे वो 8th 9th 10th के होंगे। ये बात में जो समझाई बेटा ये 11th 12th वाले बच्चों को समझाइए। तो 11th वाले बच्चे आपस में कंपीट कर रहे हैं, 12th वाले बच्चे आपस में कंपीट कर रहे हैं, है ना। सेकंड राउंड बात समझ गए ना। सेकंड राउंड के बाद कैंप में जो जाएंगे वो 20 11th के और 20 12th, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज बेटा ये जो 40 बच्चे होंगे इनमें से फिर
अगले एक प्री डिपार्चर कैंप और होगा, मतलब विदेश जाने से पहले, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जाने से पहले एक बड़ा उनका कैंप और होगा। ये सिर्फ उन 5 बच्चों का ही होगा और बड़ा इसमें रिग्रेस ट्रेनिंग होंगी, प्रैक्टिकल्स भी कराएंगे उनको, उनको जो आईआईटी और टीआईएफआर होम्योपैथ जो प्रोफेसर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो उनको पढ़ाएंगे। ये 5 बच्चों की ट्रेनिंग अलग से होगी। तो ये वाला कैंप 40 बच्चों का, उन 40 में से 5 बच्चों का छाट के ये वाला कैंप होगा। और बड़ा उसके बाद आपका ऑफ कोर्स इस बार सऊदी अरेबिया के अंदर 2027 के अंदर बेटा मेरे ख्याल से जून जुलाई के आसपास इंटरनेशनल जो ओलंपियाड होगा वो होगा। ठीक है, अब मैं बेटा पहले बता दूं ग्रुप ए और ग्रुप बी का मतलब बेटा क्या हो गया, 11th क्लास वाले बच्चे और 12th क्लास वाले बच्चे। सॉरी, ग्रुप ए बेटा 12th वाले हैं, ग्रुप बी वाले आपके बेटा 11th वाले हैं। एक वैसे बेटा ठीक है, किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा वो बेटा ठीक है अपने आप आ जाएगी लिस्ट, बट फिर भी मैं तुम्हें 2 स्कोर समझाना चाहता हूं। एक है एमएएस स्कोर, एक है एमई स्कोर। एमएएस स्कोर का मतलब ये हो गया कि जो ऊपर के टॉप 10 जो बच्चे हैं ना उनका एवरेज ले लो। 216 नंबर में से मान लो कि जो टॉप 10 में बच्चा है, किसी के 216 आ गए, किसी के बेटा लेट से 212 आ गए बेटा, किसी के 208 आ गए, किसी के 207 आ गए, ऐसे करते करते एवरेज लो। पता लगा कि एवरेज 208 आ गया, उसका 50% कर लो, कितना हो गया 104। जिस किसी बच्चे के नंबर 104 या उससे अगर ज्यादा है, हम बोलते हैं कि उनका एमएएस क्वालिफाइड मिनिमम एडमिसिबल स्कोर जो है ना वो उनका क्लियर है ना। तो हम बोलते हैं ना कि एमएएस क्लियर है, तो उसका मतलब ये हो गया। इसी तरह से एमई मेरिट इंडेक्स क्लोज ये कहता है कि उस एवरेज का 80%, जो ऊपर की टॉप 10 स्कोर है ना उसका 80% जो से ऊपर जिनका नंबर है उनको बोलेंगे हम वो मेरिट वाले हैं। ये बेटा कौन से हो गए, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर, और बेटा मेरे पास ये मेरिट इंडेक्स स्कोर। ठीक है, ये बेटा अगर आपने बेटा तो ये एक तरीके से ज्यादा एलीट हो गया, ये थोड़ा सा ठीक है एवरेज। ठीक है, ये बेटा आपके जो स्कोर आएंगे उसके बेसिस पर आपके सिलेक्शन होंगे। हाँ, इसमें एक बात मैं जरूर क्लियर कर दूं कि सिलेक्शन होगा उसमें स्टेट का भी क्राइटेरिया है। ठीक है, एक बेटा नेशनल मेरिट निकलती है कि नेशन के अंदर से सबसे बड़े नंबर कौन से हैं, फिर हर स्टेट की भी निकलती है। तो कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर कंपटीशन थोड़ा सा मतलब इजी है ना, और कई स्टेट ऐसे हैं पर कंपटीशन बहुत टफ है। राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इवन मेरे ख्याल से तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये बहुत ही हार्ड कॉम्पिटेटिव स्टेट्स है ना, वहां पर बड़ा ऑफकोर्स टॉप पर आना मुश्किल होता है। कुछ स्टेट्स ऐसे हो गए जहां पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा इजियर साइड का भी रहेगा। तो हर स्टेट से बड़ा 5 बच्चों को तो छांटना कंपलसरी कर ही रखा है इन लोगों ने। तो एक स्टेट की एलिजिबिलिटी भी है और एक ओवरऑल नेशनल एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से बड़ा बाकी बच्चे छांटेंगे राउंड 2 के लिए। ठीक है, तो राउंड 1 से राउंड 2 में एग्जाम देने कौन जाएगा, उसमें या तो आपको नेशनल जो क्या कहते हैं बेटा मेरिट लिस्ट है उसमें आना पड़ेगा, या फिर आपको तो स्टेट मेरिट लिस्ट है उसमें आना पड़ेगा। दोनों में से किसी में एक में आपका आना पड़ेगा। एमएएस आपका क्वालिफाइड है, इसका मतलब समझ गए ना, टॉप 10 के 50% से ऊपर नंबर है, टॉप 10 के एवरेज के 80% से अगर ऊपर है तो आप इसका मतलब एमआईएस क्लोज के आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और इसमें बेटा फिर से बोलता हूं, जिस तरह से आईआईटी के अंदर गर्ल्स को 20% रिजर्वेशन है, राउंड 2 में जाने के लिए भी गर्ल्स को 20% का रिजर्वेशन, आगे जाके नहीं, लेकिन बेटा राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर 20% गर्ल्स को रिजर्वेशन है। मैं रफली बेटा बताना चाहता हूं है ना, फिजिक्स के अंदर राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर 200 बच्चे 11th के और 200 बच्चे 12th के लिए जाएंगे, कुल मिलाकर बेटा 400 बच्चे लिए जाएंगे। फिर उन 400 बच्चों से बेटा ऑफ कोर्स उनके राउंड 2 के रिजल्ट के बेसिस पे, राउंड 2 में कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे बेटा उनको जो कैंप होगा उनमें 40 बच्चे चूज किए जाएंगे। 40 में से बेटा ऑफ कोर्स 20 जो होंगे बेटा वो ग्रुप ए के होंगे, 20 बेटा आपके ग्रुप 2 के होंगे, मतलब बेटा 20 आपके 11th की, बेटा आपके 12th के। यही हाल बेटा केमिस्ट्री में, यही हाल बेटा बायोलॉजी में, बेटा यही हाल आपके बेटा एस्ट्रोनॉमी के अंदर है। तो जो आपका सेकंड राउंड है, जैसे बेटा हम ऑफ कोर्स बेटा इंडियन नेशनल ओलंपियाड बोल रहे हैं, इंडियन नेशनल ओलंपियाड के अंदर आप रफली ऐसा कह सकते हो कि 400 बच्चे बेटा कौन से फिजिक्स, 400 बच्चे केमिस्ट्री और बेटा 400 बच्चे बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के अंदर बेटा 500 बच्चे वो लेते हैं। ठीक है, और बेटा उसके बाद वो कैंप के अंदर उसमें से 50 बच्चे भेजेंगे, अच्छा बेटा एस्ट्रोनॉमी के अंदर 50 बच्चे भेजेंगे, और बेटा जूनियर साइंस ओलंपियाड के अंदर बेटा ऑफ कोर्स है ना इसका डायरेक्ट मतलब ये इनमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं होता, सीधे बेटा 300 बच्चे लगते हैं और ग्रुप में बेटा फिर वो कैंप के अंदर 35 बच्चे भेज देते हैं। तो बेटा मेरे ख्याल से बात समझ आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ना, इन तीनों बेटा 400 बच्चे, और बेटा आपके एस्ट्रोनॉमी के अंदर 500 और जूनियर साइंस के अंदर वो 300 बच्चे छांट के बेटा फिर वो उनमें से बच्चे छांट के बेटा वो सेकंड राउंड के रिजल्ट के बेसिस पे बेटा वो कैंप के अंदर उस तरह से भेजेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। ये बेटा ग्रुप ए और ग्रुप बी जो ना वो जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए है ना, वो ग्रुप उसके लिए नहीं है। ठीक है, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी सिर्फ और सिर्फ 11th 12th में किस में बांटोगे बेटा ऑफ कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के अंदर बांटोगे। कैंप के अंदर जो भी सिलेक्शन होगा वो बेटा ऑफ कोर्स आपके जो आईएनए के जो परफॉर्मेंस है ना, इंडियन नेशनल ओलंपियाड फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, उसका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। अगर आप टॉप के 40 बच्चों में आ रहे हो बेटा आपको डाल देंगे, टॉप के 40 बच्चों में आ रहे हो आपको बेटा कैंप पे डाल देंगे, टॉप के 40 में आ रहे हो वो डाल देंगे, एस्ट्रोनॉमी के टॉप के 50 बच्चों में आ रहे हो आपको डाल देंगे, और बेटा अगर मान लो कि जूनियर साइंस में आप टॉप के 35 में आ रहे हो आपको आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मतलब अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बेटा इसके अंदर है ना, मैं बता दूं। एक बेटा ऑफ कोर्स सिंपल रिपोर्ट कार्ड होगा, सेंटर के टॉप 10% के बेटा अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टेट के टॉप 1% में हो इसका बेटा अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल के बेटा टॉप 1% में आते हो इसका सर्टिफिकेट मिलता है, और बेटा ऑफ कोर्स अगर आप कैंप में जा पा रहे हो तो बेटा उसका अलग से सर्टिफिकेट
मिलेगा। ठीक है, रफली बेटा मैं सिलेबस बता दूं, हालांकि इस बारे में अलग से हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एनएसईपी का बेटा आप रफली ऐसे मान सकते हो क्लास 12th का सिलेबस, क्लास 12th तक का सारा सिलेबस है, 11th का भी है और 12th का भी है। केमिस्ट्री का अगेन 11th 12th का सारा सिलेबस बेटा मान के चलो। बायोलॉजी का अगेन आप 11th 12th का पूरा सिलेबस मान के चलो। एस्ट्रोनॉमी के अंदर फिजिक्स का और मैथ्स का 11th 12th का सारा सिलेबस मान के चलो। प्लस बेटा बेसिक एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम, स्टार टेलीस्कोप और बेटा नाइट स्काई के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। जूनियर साइंस ओलंपियाड में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इक्वल एम्फोसिस होगा और क्लास 10 तक का सीबीएसई बोल रखा है। हालांकि बेटा ये बोलने के लिए है ना, आप अगर सेकंड राउंड वगैरह में जाते हो तो वहां तो और भी टफ सवाल पूछते रहते हैं, तो हल्का फुल्का आपको जो एनएससी जीएस वाले बच्चे हैं उनको 11th 12th क्लास के टॉपिक भी आने चाहिए। जो लास्ट ईयर बेटा हमारी परफॉर्मेंस थी है ना बेटा, मेरे ख्याल से 56th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में, सिर्फ फिजिक्स ओलंपियाड की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बेटा हम लोगों ने इंडिया को गोल्ड मिला था। जो 5 बच्चे थे उनको गोल्ड मिला था। ये हमने गोल्ड जो था ये टाई हुआ था हमारे बीच में, चाइना के बीच में, कजाकिस्तान के बीच में, रशिया, साउथ कोरिया और ताइवान के बीच में ये टाई हुआ था। एंड इट वाज अ रियली गुड परफॉर्मेंस, काफी अच्छी बेटा परफॉर्मेंस ये रही थी। अगेन बेटा जो बच्चे बेटा 8 टॉपर होते हैं फिजिक्स ओलंपियाड के या एनएसईपी के, वो एशिया जो फिजिक्स ओलंपियाड है थाईलैंड के अंदर 2027 में, वहां पर भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले बेटा 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर है, अगर आपको हार्ड कॉपी के अंदर चाहिए तो बेटा आईएपीटी का जो ऑफिस है ना कानपुर के अंदर, वहां से 150 रुपए पर बुकलेट के अंदर आप ले सकते हो। और वो सारे के सारे पेपर अगर फ्री में चाहिए तो बेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर पढ़ाई है, वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगेन बेटा ये तो बेटा मैंने सिंपल सी बातें लिखी हुई है। एनएससी के लिए बेटा जैसे मैंने लिख रखा है कि ना जो पहला राउंड है उसके लिए किसी खास कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। सिलेबस बिल्कुल जेई या नीट के रिलेवेंट है। जो बच्चा जेई या नीट की तैयारी कर रहा है वो बड़े आराम से एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईबी, एनएसईए भी क्लियर कर सकता है। हालांकि उसे एस्ट्रोनॉमी के अंदर हल्की फुल्की कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वो बहुत ही बेसिक है। बड़े आराम से उसने जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो पढ़ी उससे उसका बड़े आराम से काम बन जाएगा। बस उसने अगर मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देख रखे तो उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो पूछते हैं। एग्जाम बेटा ऑफ कोर्स है ना आईडी कार्ड और फोटो आईडी कार्ड और बेटा जो हॉल टिकट है वो लेके जाना पड़ता है। जो मैंने फीस बताई थी वो सिर्फ बेटा है ना पहले राउंड की जो एनएससी थी उसी की फीस थी। बाद में आईएनओ हो गया और जो कैंप हो गया उनकी कोई फीस नहीं है। जो बच्चे बेटा मान लो कि एनएससी राउंड 1 से क्लियर होकर आईएनओ जाएंगे तो उस आईएनओ वाले एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं है। आईएनओ क्लियर करके कैंप जाओगे वहां भी कोई फीस नहीं है। आगे बेटा सब कुछ आपका फ्री ही रहेगा। ठीक है ना, ये बेटा सेम बातें, बेटा कोई खास ऐसी बात है नहीं। बेटा आगे चलते हैं। सारा का सारा जो फ्री मटेरियल है, चाहे वो एनएससीजीएस का हो, चाहे एनएसईपी का हो, चाहे एनएसईबी का हो, चाहे एनएसईए का हो, वो सारी के सारी अपनी कंपटीशन की ऐप और वेबसाइट कौन सी है, i.competition पे आपको मिल जाएगा। जैसे बेटा आप ऐप या i.competition पे आओगे तो हल्का सा नीचे आते बेटा आपको स्टडी मटेरियल दिख जाएगा, फ्री में पढ़ा है बेटा, वहां पर क्लिक करना। वहां पर क्लिक करते बेटा आप ऐसे IIT JEE 11th या बेटा IIT JEE 12th बेटा ऐसे कुछ ना कुछ क्लिक करना। बेटा जैसे आप क्लिक करोगे बेटा आपके पास वेरियस ऑप्शंस आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 10th क्लास सीबीएसई सैंपल पर है, ये बेटा एनएससी ओलंपियाड पीआईक्यू है, तो बेटा यहाँ पर ऐसे जैसे क्लिक करोगे ये एनएससी ओलंपियाड पीआईक्यू आपके पास खुल जाए। बायोलॉजी के, मैथ्स के, एस्ट्रोनॉमी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जूनियर साइंस के सारे पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स क्लियर करेगा वैसे बेटा अगेन 2 फोल्डर खुल जाएंगे, एक एनएसईपी खुलेगा और बेटा दूसरा आपका आईएनपीएचओ खुलेगा। तो अभी तो अपन को किसका मटेरियल चाहिए, अपन को सिर्फ फिजिक्स एनएससी का चाहिए, तो आप एनएसईपी वाला फोल्डर खोलना। जैसे आप फोल्डर खोलोगे आपके पास बेटा जितने भी लास्ट ईयर के जितने पीआईक्यूज हैं वो सारे के सारे आपके पास बड़े आराम से वहां पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। वो सारे के सारे पेपर बेटा जैसे मैंने कहा कि आप ना आईएपीटी के ऑफिस से हार्ड कॉपी में खरीद सकते हो और अदरवाइज इनकी प्रिंट आउट ले लो, इससे भी बड़े आराम से काम बन जाएगा, कोई खास ऐसी दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। ठीक है, ऐसे बेटा बायोलॉजी क्लिक कर लेना, केमिस्ट्री क्लिक कर लेना, सारा मटेरियल आपको बड़े आराम से यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा। सो प्लीज यूज देम, है ना, और बहुत ही अच्छे से बेटा हमने सारा अरेंज कर रखा है। कोई भी बेटा इस ओलंपियाड में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं एंड ये बेटा उनके जो चीफ कोऑर्डिनेटर है उनके ऑफिस के नंबर हैं एंड ये जो एनएससी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इनके नंबर हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये हमारे नंबर नहीं है, ये बेटा ऑफ कोर्स जो ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइज करने वाले जो एजेंसीज है ना उनके फोन नंबर है। तो आई स्ट्रांगली अर्ज यू एवरीवन, खासतौर से जो कंपटीशन के साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे कंपटीशन के हमारे खुद के बच्चे हों, चाहे बेटा हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हों, सबको मैं कहूंगा कि बेटा एग्जाम एनएससी का जरूर दें। और एनएससी में अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है और मान लो कि आपको आगे जाके आईएनओ का एग्जाम देने के लिए, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी में, चाहे एस्ट्रोनॉमी में, चाहे बेटा जूनियर साइंस में अगर जाने का मौका मिलता है तो उस एग्जाम को भी आप जरूर दें। एंड इट विल रियली हेल्प यू। इससे आपको है ना अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा। एंड बस मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई के अंदर जो जेई की बेटा पढ़ाई कर रहे हो इससे आपका बड़े आराम से पहले राउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में रफली ऐसा मान सकते हो कि जो एनएसईपी का जो पेपर होगा वो रफली जेई मेन और जेई एडवांस के बीच का सा पेपर है, थोड़ा सा मेन की साइड में ज्यादा है ना, मेन से थोड़ा सा टफ
और एडवांस से थोड़ा इजी काइंड ऑफ पेपर वो पूछते हैं। जो आईएनओ है ना, वो आप ऐसा कह सकते हो कि लगभग एडवांस के लेवल का पेपर वो आपके पास आए। तो अलग से कुछ नहीं करना, लेवल बेटा मैंने रफली आपको बता दिया। यही केमिस्ट्री में हालत है बेटा, यही बाकी सब्जेक्ट में भी लगभग हालत कुछ ऐसी सी है। फिजिक्स में जेई मेन प्लस डेल्टा एनएससी हो जाएगा। आईएनपीएचओ क्या होगा, आईएनपीएचओ आप ऐसे कह सकते हो कि जेई एडवांस मोस्टली सवाल, इक्का दुक्का सवाल जेई एडवांस प्लस डेल्टा, बस इससे आपको आराम से काम चल जाएगा। फिर भी किसी की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए तो प्लीज लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन। द बेस्ट, बाय बाय।